हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। अगर हम आईएएस कोड रेफ़र करते हैं तो उसमें ये एफसीके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर्मूलेज इवन हमारे जो फॉर्मूलेज है वो भी एफसीके के टर्म्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये होता क्या है ना। देखिए, हम लोग ऑब्वियसली बात है चाहेंगे कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे, और ऑब्वियसली बात है जो आपका कंक्रीट है दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कंक्रीट की टेस्टिंग करता हूँ तो उसके टेस्ट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अब वो वेरिएशन को मुझे कंसिडर करना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब वेरिएशन को कंसिडर करते हुए स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं तो उसको बोल देते हैं एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी? दैट इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच it is the strength below which not more than below which not more than 5%, below which not more than 5% of the test results, below which not more than 5% of the test results are expected to fail, are एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब ये वो वैल्यू है जिससे नीचे 5% से ज़्यादा हमारे टेस्ट रिजल्ट्स फेल नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्यों डिफाइन किया गया? जैसा मैंने आपको बोला दैट इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट और कंसिडर द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ, कंसिडर द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ, क्यों हम लोगों को वेरिएशन कंसिडर करना पड़ रहा है? ड्यू टू हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कंक्रीट। हेट्रोजीनियस नेचर जो है हमारे कंक्रीट का, उसके कारण मुझे ये वेरिएशन कंसिडर करना ज़रूरी है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बोला था कि भाई आप जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज या ड्यूरेशन के लिए ही डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दैट एफ सी के इज डिफाइंड फॉर 28 डेज स्ट्रेंथ, फॉर 28 डेज स्ट्रेंथ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर देखिए ये जो डेफिनेशन में लिखा था ये 5%, नॉट मोर देन 5%, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब समझना है तो सिंपली लेट अस सपोज कि आपने बैच में टेस्टिंग करी अपने कंक्रीट की, और जो बैच साइज है दैट इज ऑफ 100 सैंपल्स। ठीक है, आपने यहाँ पर टोटल 100 सैंपल्स छोड़ो, 100 क्यूब्स की टेस्टिंग करी, मतलब 100 स्पेसिमेंट्स की टेस्टिंग करी है आपने, है ना। तो 100 स्पेसिमेंट्स की जब टेस्टिंग करी तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स कितने मिलेंगे? 100 रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, है ना। अब आपने क्या करा? आपने ये 100 रिजल्ट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे छोटा आपने पहले लिख दिया, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपने सीक्वेंस वाइज लिख दिया है। तो लेट अस सपोज आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर 18, 18.5, 19, 20, ठीक है, फिर आ रही है आपके पास वैल्यू 21, 23, 23.5, 24, 24 और कुछ इस तरह से 100 टोटल वैल्यूज़ है आपके पास, 100 वैल्यूज़। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि भी 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। टोटल 100 वैल्यूज़ है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, 18 से नीचे कितनी वैल्यूज़ है? 0। ठीक है, मुझे ये नहीं लिखना था। 18.5 से नीचे वैल्यू कितनी है? 1, मतलब 1%, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ कितनी है आपके पास? 100। 19 से नीचे कितनी वैल्यूज़ है? 2, मतलब 2%। सिमिलरली 21 से नीचे कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, मतलब 21 से नीचे पे फेल होने वाले 4% आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स हैं।
लेकिन 23 से नीचे वाले, 23 से नीचे वाले ये 5 रिजल्ट है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये क्या बोल सकता हूँ, दैट दिस 23 इज नथिंग बट दैट इज योर FCK अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी है, 5% से ज़्यादा फेल ना हो, वो वाली डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो 5% लिख रहा हूँ मैं, ये भी चेंज किया जा सकता है। हो सकता है आप डेफिनेशन चेंज कर दो, और वो चेंज इन डेफिनेशन को हमारा IAS कोड भी रिकमेंड करता है ना। अब डिपेंड करेगा कि भैया आप अपनी जो फील्ड पे कंडीशंस है वो कितनी ज़्यादा वेरिएबल है, कितना क्वालिटी कंट्रोल है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दैट 5% इन डेफिनेशन, 5% इन डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एट फील्ड, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एट फील्ड, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलती है कि भैया 5% से ज़्यादा आपका टेस्ट रिजल्ट्स फेल नहीं होने चाहिए बिलो दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन हाँ वो स्टैंडर्ड को भी चेंज किया जा सकता है, IAS कोड भी ऐसा बोल देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया था, ठीक है, ये तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में टोटल 100 रिजल्ट्स लिखे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है हर बार, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली क्या किया जाता है कि जो भी आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स है उनको आप एक कर्व, एक ग्राफ प्लॉट करके इंडिकेट करते हो। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोस्टली टेस्ट रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कर्व के फॉर्म में आप रिपोर्ट करते हो तो कर्व कैसा होता है, कर्व का यूज कैसे करना है, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कर्व कैसा बनाया जाता है। कर्व की बात करें यहाँ पर, तो जो कर्व प्लॉट किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, कर्व में 2 एक्सेस होंगी, y एक्सेस और x एक्सेस, ठीक है। तो y एक्सेस पे आप लोग जो प्लॉट करते हो दैट इज नथिंग बट दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स in an interval upon total number of samples, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में बोल रहा हूँ इसकी रेंज क्या होगी। देखिए किसी भी इंटरवल की बात कर रहा हूँ, देखो अच्छा एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ की वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर रेंज, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे, एंड ऑब्वियसली बात है वो नंबर ऑफ सैंपल्स आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स से तो कम ही आएंगे। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमेशा ही 1 से कम रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर बीच में ऐसा इंटरवल आएगा जिसमें मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो है उस पर्टिकुलर इंटरवल के होंगे। इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिजल्ट्स आए हैं। बहुत कम स्ट्रेंथ वाले नंबर ऑफ रिजल्ट्स कम होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले रिजल्ट्स भी कम होंगे। इसका मतलब कि जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ मैक्सिमम यहाँ पर देखने मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर मीन स्ट्रेंथ, दिस इज योर मीन स्ट्रेंथ। अगर सारी वैल्यूज को मैं ऐड करके डिवाइड कर देता हूँ बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स तो क्या मिलता है मेरे को, मीन स्ट्रेंथ मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। चलिए अब सवाल ये आता है, जैसे मैंने आपको बोला 5% से ज़्यादा आपके रिजल्ट्स उससे नीचे नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिससे नीचे यहाँ ये पर्टिकुलर पोर्शन कितना होगा, सिर्फ 5% सैंपल्स का होगा, ठीक है। तो इससे नीचे वाले सैंपल्स कितने होंगे, 5% होंगे। तो ये 5% के करस्पॉन्डिंग जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आ रही है उस स्ट्रेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ, एज अवर FCK,
ठीक है, तो 5% से कम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जो हमारी, अगर मैं सारी फ्रिक्वेंसीज का ऐड करूँगा तो ये कितनी आएगी, 0.05 आएगी, मतलब 5% आएगी। ऐड कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है, पूरे का एडिशन कर रहा हूँ, तब जाके वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 आएगी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ ये है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक्स बार लिख देता हूँ कई बार, या फिर सिग्मा बार भी लिखा जाता है ना, और सिग्मा बार भी लिखा जाता है, स्ट्रेंथ के लिए सिग्मा ले लिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या, दैट एज द डिजाइनिंग is done for value of target mean strength, तो भैया टारगेट मीन स्ट्रेंथ को मेरे को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर कैरेक्टर स्ट्रेंथ, यस और नो। अच्छा ये बताओ, ये मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा डेविएशन है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज नोन एज डेविएशन, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स में इसी को क्या बोलते हैं, एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोला जाता है इसको, एज द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मीन स्ट्रेंथ में कुछ रिड्यूस करूंगा, क्या, सम मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जब मैं यहाँ पर रिड्यूस करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी योर FCK, यस और नो। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मीन स्ट्रेंथ माइनस सम K factor into sigma, that is your deviation, will give you the characteristic strength of the concrete, है ना। सो इसका मतलब मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूँ, दैट योर मीन स्ट्रेंथ दैट इज FM विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट विल बी FCK प्लस K टाइम्स ऑफ सिग्मा, यस और नो। ये फॉर्मूला बहुत बार आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर मल्टीपल है K, जो K दिख रहा है ना, ये जो K मल्टीपल मैं लिख रहा हूँ, दिस K वैल्यू विल डिपेंड ऑन कि भाई ये 5% के हिसाब से डेफिनेशन है या फिर आपने कुछ और चेंज कर दी है। ठीक है, सो दिस मल्टीपल विल डिपेंड ऑन द डेफिनेशन कि भैया आप 5% फेलियर की बात कर रहे हो या फिर ज़्यादा या कम की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि सर अगर डेफिनेशन में आपने 5% के अलावा कुछ और ले लिया तो K की वैल्यू क्या होगी, या 5% के लिए भी K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर IS कोड ने ही एक टेबल दे दिया है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो कि भैया परसेंटेज इन द डेफिनेशन और K कैसे कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर जैसे मैंने बोला 5% के हिसाब से आप डेफिनेशन देते हो, तो उसके लिए जो वैल्यू है दैट इज 1.649। ठीक है, 649 या फिर 1.65 ही आप यहाँ पर याद रख सकते हो। अगर 10% ले लिया तो 10% के हिसाब से ये वैल्यू हो जाती है 1.29। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू ले ली 20%, तो 20% के लिए ये वैल्यू हो जाती है 0.85। और अगर लेट अस सपोज 50% ही ले लिया तो 50% के लिए यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 0। क्यों, क्योंकि देखिए 50% जहाँ मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँगा, मैं पहुँच गया हूँगा मीन स्ट्रेंथ पर। ठीक है ना, तो जब मैं मीन स्ट्रेंथ पे ही पहुँच गया हूँ तो मुझे कुछ उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं, मतलब K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ भैया 0% आपके टेस्ट रिजल्ट इससे कम आने चाहिए, तो 0% मतलब क्या, मैं यहाँ पहुँच गया, कितना सब्ट्रैक्ट करूं सर, 0 वाला जो पॉइंट होगा ना, वो 0 वाला पॉइंट जिस तरह से यहाँ पर इन्फिनाइटली आगे की तरफ जाएगा, वैसे 0 वाला पॉइंट यहाँ से भी इन्फिनाइटली आगे की तरफ जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे सब्ट्रैक्ट मुझे जो एडिशन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इन्फिनाइट करना पड़ेगा। ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप शायद बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, बट अगर मेरे को ये मीन स्ट्रेंथ निकालनी है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी हुई है तो मुझे यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन।
हाँ या ना? तो सिग्मा निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन आईएस कोड यहाँ पर क्या बोलता है? आईएस कोड बोलता है कि भैया अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो वहाँ आपको क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो कम से कम 30 टेस्ट रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना दैट टू डिटरमाइन standard deviation. What is sigma? Sigma is nothing but that is the standard deviation. To determine standard deviation, the number of test results should be minimum कितने होने चाहिए? मिनिमम 30 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ठीक है। अच्छा, अगर इफ नंबर ऑफ रिजल्ट्स आर लेस देन 30, देन उस केस में क्या करोगे? देन रेफर द स्टैंडर्ड टेबल ऑफ आईएस कोड 456 एज गिवन। ठीक है। अब वो टेबल में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ भैया टेबल क्या था। तो टेबल देख लेते चलिए। ये दिख रहा है टेबल। अब जरा टेबल को ध्यान से देखिए। M10 और M15 के लिए अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास 30 से कम है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे एज 3.5। ठीक है। एंड अगर आप 20 और 25 की बात कर रहे हो तो 4 ले लोगे, और अगर आप 30 से लेकर 60 की बात कर रहे हो तो 5 ले लोगे एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ठीक है, ये तो क्लियर है बात आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ बातें लिखी हैं। The above values correspond to the site control having proper storage of cement, V-batching of all materials, control addition of water, regular checking of all material, aggregate grading and moisture content, and periodical checking of workability and strength. देखिए बहुत सारे यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस है। ये सारे स्पेसिफिकेशंस आपके अगर फील्ड पर फॉलो हो रहे हैं तो ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ लेनी है। बट अगर वेयर देयर इज डेविएशन फ्रॉम द अबो, मतलब अगर आप ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर पाते, मतलब अगर आप प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट नहीं कर पाते हो, है ना, वेट बैचिंग नहीं कर पाते हो, कंट्रोल एडिशन ऑफ वाटर नहीं कर पाते हो, सारे मटेरियल्स की प्रॉपर चेकिंग नहीं कर पाते हो रेगुलरली, तो उस केस में देन द वैल्यूज गिवन इन द अबव टेबल शैल बी इंक्रीज्ड बाय 1 न्यूटन पर mm²। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी कंडीशंस कंट्रोल नहीं है फील्ड पर तो वहाँ पर डेविएशन या वेरिएशन इन द रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कितने होंगे? तो भैया जो ये स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं इनमें भी आप 1 न्यूटन पर mm² ऐड अप कर दो। ठीक है, ये बोलता है अपना आईएस कोड। ठीक है, इसी के अलावा फिर बोलता है दैट अगर M60 से ज़्यादा का ग्रेड आप ले रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पर एक्चुअल ट्रायल्स करके ही सिग्मा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, उस केस में आप यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकते बाय योर आईएस कोड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल यहाँ पर याद रखने, बाकी इसके अलावा ये वैल्यूज़ भी याद रखनी है 3.5, 4 और 5। ठीक है, बाकी 1 आप ऐड कर दोगे अगर आपकी कंडीशंस प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है तो। क्लियर है ये बातें, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, और ये कब यूज़ करना है? जब नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आपके 30 से कम है तो। ठीक है, एक बार आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद फिर वापस से आप टेस्ट करके आप जब भी एक्चुअल रिजल्ट होगा तो एक्चुअल रिजल्ट को ही आप कंसीडर करते हुए यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। 2 पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये दोनों ही पॉइंट्स आईएस कोड में ही लिखे हुए थे, तो मैं अलग से लिखकर आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के अलावा एक बात और याद रखिए, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट आता है कि सर ये जो M10 लिखा है या M20 लिखा है इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर जो M है, M स्टैंड्स फॉर मिक्स। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, एंड ये जो न्यूमरिक वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू इज नथिंग बट दैट इज द स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ की वैल्यू किस में होती है? न्यूटन पर mm² में होती है।
ठीक है, तो ये यूनिट भी पता होनी चाहिए कि भैया ये जो आपका M10 या M20 है वो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दैट योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज रिपोर्टेड, इज ऑलवेज रिपोर्टेड इन द मल्टीपल ऑफ 5। वैसे बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर खुद भी ऑब्जर्व कर लिया होगा, बट हमेशा ही आप क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो इन द मल्टीपल ऑफ 5। मतलब 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में ही आपको ये वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। ये बात बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हो सकता है आपको एक डाटा दे दिया जाए जिसमें आप चेक करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की भी 5% से ज़्यादा फेलियर नहीं होना चाहिए। लेट अस सपोज आपने डाटा के बेसिस पे वैल्यू चेक करी, नॉट मोर देन 5% वाली वैल्यू आ रही है आपके पास 18, लेट अस सपोज 18 आ रही है, तो आप वैल्यू क्या रिपोर्ट करोगे, आप वैल्यू रिपोर्ट करोगे इन द मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स 15 रिपोर्ट करोगे। 20 क्यों नहीं करोगे, क्योंकि 20 एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे नीचे 5% से ज़्यादा डाटा आ जाएगा। लेट अस सपोज आपके पास वैल्यू आ जाती है 22, तो 22 अगर आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू डाटा, तो आप रिपोर्ट क्या करोगे, आप रिपोर्ट करोगे FCK को 20, ना कि 25। क्यों, क्योंकि 25 से नीचे वाली नंबर ऑफ वैल्यूज तो ज़्यादा हो जाएंगी, मोर देन 5% हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपसे गलत हो गया है ना, तो जहां आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे, मार्क्स मिलने की जगह इवन आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ही बातें कर रहा हूँ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक और टर्म आती है, दैट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कितना यूज करना चाहिए। तो देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं IS कोड की बात कर रहा हूँ, तो चलिए पहले IS कोड का ही जो टेबल है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। IS कोड का टेबल क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है IS कोड का टेबल कि भाई जो भी वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ आपकी डिपेंड करेगी अपॉन द एक्सपोजर कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को सामने ये टेबल दिख रहा है ना। ये टेबल को मैं अभी फिलहाल साइड में रख रहा हूँ बिकॉज एकमात्र यही टेबल नहीं है जिसको आपको रेफर करना है। अब एक्सपोजर कंडीशंस की जब मैं बातें कर रहा हूँ, तो एक और टेबल है जो कि आपको यहाँ पर देखना चाहिए, दैट इज फॉर द टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशंस। ठीक है, दैट इज फॉर द टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशंस। ठीक है, तो अब देखो जरा, एक्सपोजर कंडीशन मतलब वेदर कंडीशंस की बात हो रही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की बातें हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड टोटल 5 तरह की एक्सपोजर कंडीशंस है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। कौन सी कंडीशन का मतलब क्या है, कहाँ ऐसी कंडीशंस मिलेंगी, वो यहाँ पर एग्जैक्टली टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ोगे, बहुत सिंपल इंग्लिश है, लिखी हुई समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। माइल्ड में कॉन्क्रीट सर्फेसेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया। जो अधिकतर हमारा कॉन्क्रीट सरफेस है वो प्रोटेक्टेड है एक्सेप्ट इन द कोस्टल एरिया। तो ऑब्वियस ही बात है, एनवायरमेंट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन को मैं क्या बोल दूंगा, एज द माइल्ड। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है कि भैया कॉन्क्रीट इन कॉन्टेक्ट विद द बरीड अंडर एग्रेसिव सब सॉइल ग्राउंड वाटर, सरफेसेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन, अगर टाइडल जोन में प्रेजेंट है आपका कॉन्क्रीट तो, है ना, या अगर आपके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द लिक्विड और सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स है तो उस कंडीशन को मैं क्या बोल दूंगा, एज द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, अब ये टेबल तो क्लियरली समझ में आया है कि भैया एक्सपोजर कंडीशंस टोटल 5 होती है। लेकिन अब सवाल आता है इस टेबल का, तो देखिए इस टेबल में दिख रहा है प्लेन कॉन्क्रीट और दूसरा दिख रहा है रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट। प्लेन कॉन्क्रीट क्या होता है, प्लेन कॉन्क्रीट क्या होता है, ठीक है, तो प्लेन कॉन्क्रीट, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट भी बोलते हैं, तो इसको कई बार हम लोग PCC के तौर पे लिखते हैं। तो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट क्या होता है सर, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट सिंपली मिक्सचर होता है किसका, ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड सम एडमिक्सचर्स
एडमिक्सचर्स। इसमें कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता। ऑब्वियस सी बात है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत हाई होती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हाई होती है, लेकिन इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है ना। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो की बात है, वैसे तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस में जो आपको आंसर लिखना है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अराउंड 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, वेरिएशन इसमें भी काफ़ी हो सकता है, लेकिन भैया एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो आप एग्जाम के ऑप्शंस में टिक कर पाओगे। ठीक है, तो 10% माना जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर इतना ज़्यादा वीक है तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है? दैट इज जनरली यूज्ड ओनली फॉर द मास कॉन्क्रीटिंग वर्क। ठीक है, मास कॉन्क्रीटिंग वर्क जिसमें मेनली आपके कॉन्क्रीट का सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही काम आने वाला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो वहाँ पर आप ये यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डैम्स के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप सिर्फ पीसीसी का यूज़ कर लेते हो। आरसीसी क्या हो जाता है? आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसके बारे में ऑब्वियस ही बात हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ही है आरसीसी की डिज़ाइनिंग। तो आरसीसी क्या होता है वो तो आपको पता चलना ही है, लेकिन आरसीसी में करते क्या है, आप उसमें कंक्रीट में साथ में एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हो। रेनफोर्समेंट मतलब क्या? एक ऐसा मटेरियल जो कि अपने कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जो कि क्या करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। रेनफोर्समेंट में जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो स्टील यूज़ करते हैं। स्टील एक्चुअली जो भी स्ट्रक्चर में टेंशन आ रही है उस टेंशन को कैरी करने का काम करता है। हम ये एज्यूम भी करते हैं कि अगर कोई भी टेंशन है तो वो स्टील उठाएगा, कंक्रीट नहीं उठाएगा। ठीक है, आरसीसी में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर कोई भी टेंशन आ रही है तो वो कौन उठाएगा? स्टील उठाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्टील है ये अपने कंक्रीट को डक्टिलिटी देती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? डक्टिलिटी का मतलब है दैट देयर इज सम स्ट्रेन बिफोर फेलियर। देयर इज सम स्ट्रेन बिफोर फेलियर। स्ट्रेन बिफोर फेलियर हाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका फायदा क्या है? देखिए, जो कंक्रीट है ना, वो कंक्रीट बहुत ब्रिटल मटेरियल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पीसीसी की बात कर रहा हूँ तो पीसीसी कैसा मटेरियल होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल का मतलब ये है कि बिफोर फेलियर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन शो नहीं करेगा। स्ट्रेन शो नहीं करेगा दैट मीन्स क्या है कि बेंड नहीं करेगा, डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा बिफोर फेलियर। तो आपको पता नहीं चलेगा कि भी फेलियर होने वाला है, एकदम से सडन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम से सडन फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर डक्टिलिटी आ रही है कंक्रीट में बिकॉज ऑफ द स्टील, तो फायदा ये है कि फेलियर के पहले जो स्टील है वो थोड़ा बेंड हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है उसमें, है ना। तो आपका फेलियर आपको इंडिकेट हो जाएगा, आप अपने आप को सेव कर सकते हो बिफोर फेलियर। तो ये बहुत मेजर फायदा है, डक्टिलिटी इम्पार्ट कर देता है आपको रेनफोर्समेंट। खैर, पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, अभी तो फिलहाल मुझे बस इतना ही समझना था। डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में और ज़्यादा डेप्थ में हम लोग जाएंगे, बट फिलहाल यहाँ पर इस टेबल से आपको क्या देखना है? आपको टेबल से देखना है कि पीसीसी में जो अलग अलग तरह की एक्सपोजर कंडीशंस यहाँ मेंशन थी, ये एक्सपोजर कंडीशंस के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीसीसी का मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है मेंशन्ड फॉर द माइल्ड एक्सपोजर, ये नीचे लिखा भी हुआ है। देखिए, द मिनिमम ग्रेड फॉर पीसीसी अंडर माइल्ड एक्सपोजर इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये जो डैश लिखा है ना, ये डैश ही है, यहाँ पर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भैया अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी, दैट इज M15। ठीक है, तो पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है एज पर आईएएस कोड, दैट इज M15। बट वहीं अगर आरसीसी में पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो माइल्ड कंडीशन में स्पेसिफाइड है कितना, M20। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रख लेना कि अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, दैट इज M20 फॉर द आरसीसी एंड M15 फॉर द पीसीसी। ठीक है, इन द सेम वे प्री स्ट्रेस्ड में भी आता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो प्री स्ट्रेस्ड वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे।
ठीक है, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पर अभी बिल्कुल याद रख लीजिए, जो एटलीस्ट आपको टेबल से सवाल पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसी के अलावा ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा दैट सीमेंट कंटेंट भी यहाँ पर मेंशन्ड है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में 220 280, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो जैसे जैसे कंडीशन हार्श होगी वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना है, पानी कम करते जाना है अपने कंक्रीट में, ये बात का ध्यान रखना है। तो जो टेबल है, देखिए टेबल में वैल्यूज दी हुई है, मेंशन्ड है, और ये वैल्यूज कई बार आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो जो अधिकतर एग्जाम्स जो है ना जूनियर इंजीनियर लेवल के, जिनमें मोस्टली डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें ये टेबल की वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो वैल्यूज बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लेकिन हाँ, अगर आप गेट एग्जाम की बात कर रहे हो तो गेट एग्जाम में ये वैल्यूज बहुत कम चांसेस है कि पूछी जाए। ईएससी के प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ईएससी के मेंस में पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। जेई की एग्जाम से तो उनमें पूछने के चांसेस ज़्यादा है, एई के एग्जाम में भी पूछने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू जेई कम है। ठीक है, तो कौन सी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये टेबल की वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्योंकि जब भी ऐसा टेबल आता है ना तो दिमाग में सवाल आता है, क्या इसको रटना है, क्या इसको याद करना है। हाँ भाई, डिपेंड करेगा आपकी एग्जाम पर। गेट एग्जाम वाले इस टेबल को काफ़ी हद तक इग्नोर करके भी सेफ रह सकते हैं, लेकिन जूनियर इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टेबल को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए खैर फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत सारी बातें हैं इस सब्जेक्ट में, अभी तो फिलहाल फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।